अगर किसी श्रीलंका के नागरिक को जाना हो, ये श्रीलंका के इलाके हैं, उन्हें चीन से वीज़ा लेना पड़ता है। यही हालत जो है मालदीव की हुई है। नेपाल में जितनी 13 सरकारें बदल जाएं 16 साल के दौर में किसी देश में, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की हालत क्या है। चीन की सरकार को खुश करने के लिए वो नेपाल की करेंसी के ऊपर अपने देश का जो नक्शा छापते हैं वो भारत के हिस्से उसमें शामिल करना दिखा दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दे। इस तरह की मूर्खता कोई सामान्य देश नहीं कर सकता। चीन अपना पूरा जोर लगा रहा है कि वो भूटान का जो भारत के साथ रिश्ता है उसको कमज़ोर कर दे। वो तरीका क्या है कि भारत इन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करे तो अभी भी इस हारे हुए गेम को अंतिम ओवर में जीता जा सकता। नमस्कार, ज़रा साउथ एशिया के भारत और भारत के पड़ोसी देशों के मैप को ज़रा इमेजिन करिए। एंटी क्लॉकवाइज देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल और चीन तो है ही। इन सब में एक कॉमन स्थिति आपको ज़्यादातर देशों में दिखाई देगी, वो है कि लगभग हर एक देश एक बड़ी लंबी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से घिरा हुआ है। या तो आर्थिक रूप से पूरी तरह से बदतर हालात में है, या फिर पॉलिटिकली उस स्थिति में है जो कि भारत के फेवर में कतई दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में जो जियो स्ट्रेटेजी को समझने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये भारत के फेवर में कतई नहीं है। बांग्लादेश ताजा मामला है, वहां पर क्या फेल्योर रहा और आसपास के जितने देश हैं, खासतौर पर ऐसी स्थिति में चीन कितना बड़ा खतरा हो सकता है, उसको समझना भारत के लिए भी और भारत की नीतियों को, जियो स्ट्रेटेजी को समझने वालों के लिए भी बेहद दिलचस्प है। इन तमाम मुद्दों को आज हम डिकोड करेंगे अपने खास कार्यक्रम डिकोडिंग विद जेके नाउ में, और इसको डिकोड करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है विजय क्रांति जी, जो कि जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं। इनसे बेहतर मेहमान नहीं हो सकता था। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जो बातें मैंने कही कि अगर हम पूरे मैप को देखें, ऐसा लगता है कि भारत पूरी तरह से मुसीबतों से घिरा हुआ है, क्योंकि भले ही भारत के इन देशों के साथ बेहतर संबंध हों, लेकिन उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भारत के फेवर में कतई नहीं है। बांग्लादेश एक ताजा उदाहरण है। एक एक करके हम समझेंगे। शुरुआत बांग्लादेश से करते हैं। जी, जिस तरह की धमकियां आ रही हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी है और जिस तरह का भारत का रिस्पॉन्स है, ऐसा लग रहा है कि बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है बांग्लादेश आने वाले दिनों में, या भारत इसको पार पा लेगा किसी तरह से। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में जो परिवर्तन हुए हैं और उसके बाद खासतौर से वहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस तरीके से हुआ है और उसके बाद की जो घटनाएं हैं, जिन्होंने वहाँ सत्ता पलट किया है, उन लोगों के उनके जो बड़े लीडर हैं, उनके क्या बयान हैं, उनकी क्या अप्रोच है, वो सब दिखा रही है कि भारत के लिए बांग्लादेश एक नई समस्या बनने जा रहा है। अभी तक आपने जो सारे देश गिनाए भारत के आसपास, संयोग से अकेला बांग्लादेश ऐसा था कि जो पिछले कई साल से अपने हिसाब से भी हम कहेंगे कि खुश था। प्रगति वहाँ अच्छी हो रही थी, वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, और जो वहाँ सत्ताधारी दल है आवामी लीग, उनका जो रिश्ता है भारत के साथ बहुत अच्छा था। तो बांग्लादेश जो है एक तरह से आशा का केंद्र बना हुआ था, एक ऐसे माहौल में कि जिसमें बाकी सारी चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं। आप शुरू कीजिए नेपाल से। उत्तर में नेपाल है, वहाँ पर यूँ देखिए कि जिस तरह से सरकारें बदल रही हैं, बार बार बदल रही हैं, और उन सरकारों का जो रवैया है पिछले कई साल से, वहाँ नेपाल में जितनी 13 सरकारें बदल जाएं 16 साल के दौर में किसी देश में,
तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की हालत क्या है। और दुर्भाग्य से पिछले 16 साल में जो 13 सरकारें आईं वहाँ पर, शायद ही उनमें से एक भी ऐसी सरकार रही हो जो भारत के प्रति थोड़ा सहानुभूति या दोस्ताना नज़रिया रखती हो। वहाँ एक ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन चलता है कि जिसमें घूम फिर कर वही लोग आते हैं सत्ता में। और जो सत्ता में जो आए हैं, जितने भी प्रधानमंत्री, खासतौर से जो नए आए हैं, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे लगता है कि जैसे भारत के खिलाफ उन्हें कोई घुट्टी पिलाई हुई है, और वो ऐसी हर हरकत और ऐसा हर फैसला कर रहे हैं जिससे भारत को परेशानी हो। और वो हो रहा है इसलिए क्योंकि नेपाल में पिछले कई साल से जो चीन जो अपने जिस तरीके से प्रभाव बना रहा है, वो उसका मूल कारण है कि वो भारत विरोधी वातावरण वहाँ बन रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज से कोई तकरीबन 45 या 48 साल पहले मैं एक पत्रकार के रूप में मुझे एक स्टोरी करनी थी। मैं नेपाल गया था, काठमांडू, हाँ, कई इलाकों में घूमा। वो दौर था कि जब नेपाली कांग्रेस बहुत प्रभावशाली थी और जो महाराजा थे वो कहीं मूल रूप से भारत के प्रति अच्छा रवैया रखते थे। लेकिन उस दौर में भी जो चीन सरकार की वहाँ जो प्रभाव देखने को मिल रहा था वो अजीबोगरीब था। मतलब वहाँ की जो मार्केट हैं, मार्केट के जो साइन बोर्ड, मैं आज से 40 साल से पुरानी ज़्यादा बात कह रहा हूँ, साइन बोर्ड जो है वो चीन के रंग में रंगे हुए थे, लाल रंग के, और वो यही लगता था कि जैसे कोई चीनियों की दुकानें हैं। उसके अलावा वहाँ की राजनीति में, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ की फौज में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा था, स्लोली इंजेक्ट किया गया। और आज हालत ये है कि नेपाल की व्यवस्था का हर जो मेजर एलिमेंट है, वहाँ के राजनेता, पार्टियाँ वहाँ की, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ की जो सेना, वहाँ की पुलिस, वहाँ का मीडिया, इन सब पर चीन का दबदबा इतना ज़्यादा है कि भारत के समर्थन में कोई खड़ा शायद ही कभी कोई मिले। और हर छोटे बड़े इशू पर वहाँ जमकर भारत विरोध व्यक्त किया जाता है। हाँ। और एक ज़माना था, मैं वो भी 50 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, कि नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की मदद से चलती थी। लेकिन उस दौर में भी एक बार चीन ने एक हेलीकॉप्टर दे दिया नेपाल सरकार को, और जो उस पर प्रोपेगेंडा हुआ उसमें लगा कि भारत तो कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ चीन ही दे रहा है। तो ये जो वहाँ व्यवस्था पर चीन ने सेंध लगाई है अपनी, मुझे लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी भी उसमें कहीं उसकी नाकामयाबी भी। हाँ, निश्चित तौर पर। और उसके साइन लगातार अलग अलग खबरों में दिखाई देते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेपाल की जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो बदलती भी रही, वो इतनी क्लेवर है कि वो कभी चीन को ऐसे रखते हैं, कभी इंडिया को ऐसे रखते हैं, और अपना फ़ायदा इधर से भी पैसा आए उधर से भी आए। या फिर ये कहना भी बेमानी होगा, ऐसा लगता है कि चीन के क्लच में ही सब कुछ है और राजनीति चीन ही तय कर रहा है। क्या इतना पावरफुल है? देखिए, नेपाल के राजनेता, वहाँ की पार्टियाँ अगर इतने समझदार होते कि वो चीन और भारत को एक दूसरे के खिलाफ बैलेंस की तरह इस्तेमाल करते, मेरा ख्याल है वो नेपाल के लिए बड़ी भाग्यशाली स्थिति होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल की हालत ये है कि एकदम वो चीन की, यूँ समझिए कि कृपा पर चीन की गोद में बैठा हुआ वो देश हो गया है। वहाँ अगर आपको याद होगा, आज से कोई शायद 1 साल भी नहीं हुआ, वहाँ जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो जो चीन की राजदूत थी, लेडी थी, वो जिस तरह से एक पार्टी के दफ्तर से दूसरी पार्टी के दफ्तर में जा रही थी और उनके बीच में इक्वेशंस तय कर रही थी, उसको देखकर सारी दुनिया दंग रह गई कि एक देश के भीतर पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में कुछ जो ये जो
बदलाव हो रहा है या पॉलिटिकल पार्टियों की जो आपस में स्ट्रगल हो रही है, उसमें एक दूसरे देश की जो राजदूत है वो रेफरी बनी हुई है और वही अंपायर बनी हुई है और वही दिशा निर्देश दे रही है। नेपाल की व्यवस्था जो है, जो मैं शुरू में कह रहा था कि अगर वो बैलेंस करने वाले होते तो बहुत समझदार होते, वो समझदारी वहाँ से गायब हो चुकी है। वहाँ के राजनेता, वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। नेपालियों को, कई लोगों को सुनकर ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच ये है कि नैतिक रूप से, राजनीतिक रूप से वो दिवालिया हो चुका है देश। उस देश में अपनी ही जो पहचान है, उसके प्रति उनका कोई लगाव नहीं रह गया। यानी चीन सरकार कहे और नेपाल की पार्लियामेंट अपना नक्शा बदल दे, चीन की सरकार को खुश करने के लिए वो नेपाल की करेंसी के ऊपर अपने देश का जो नक्शा छापते हैं वो भारत के हिस्से उसमें शामिल करना दिखा दे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दे। इस तरह की मूर्खता कोई सामान्य देश नहीं कर सकता। मुझे लगता है जिसको हाराकिरी कहते हैं ना, जापानी भाषा में आत्महत्या को हाराकिरी कहा जाता है। नेपाल की जो राज सत्ता है, जो राजनीति है, वो इस वक्त हाराकिरी के मोड में है और मुझे लगता है कि वो नुकसान भारत का कम होगा, नेपाल का बहुत ज़्यादा होने वाला है। निश्चित तौर एक हजारों साल से एक नेचुरल अलाई, एक जिस तरीके से कहा, एक रूप में, एक मैप में देखें तो भले ही एक बॉर्डर है, लेकिन ऐसा लगता है कि हजारों साल से एक जो समरूपता रही है हर तरीके से, सांस्कृतिक तौर पर, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आवाजाही आज भी ऐसी बनी हुई, आर्थिक तौर पर हर तरीके से। लेकिन डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें तो एक लॉस्ट कॉज हो सकता है, लेकिन यहाँ से भी भारत को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो तरीका क्या है कि भारत इन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करे तो अभी भी इस हारे हुए गेम को अंतिम ओवर में जीता जा सकता है? देखिए, नेपाल का तो अभी हम एक उदाहरण की बात कर रहे थे कि नेपाल में वहाँ की अर्थव्यवस्था पर, वहाँ की राजनीति पर, वहाँ के पूरे जो, जिसको यूँ कहें कि वहाँ के मीडिया पर, सारी व्यवस्था पर चीन का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। उसकी कीमत नेपाल खुद अदा कर रहा है। एक और छोटा सा उदाहरण है कि चीन सरकार ने नेपाल के कई हिस्सों में आगे बढ़कर अपने, यानी उनके जो सीमावर्ती जो खंबे होते हैं वो उखाड़ दिए और उनको आगे ले गए और वहाँ अपने गांव बसा दिए। और नेपाल सरकार या नेपाल के राजनेता, उनमें हिम्मत ही नहीं हुई कि उसको ये भी विरोध कर सकें, उस हालत तक पहुँच गए हैं। इतनी बुरी हालत बाकी कई देशों में नहीं है। जैसे श्रीलंका ने, हाँ, श्रीलंका में भी अगेन चाइना आता है, चीन का प्रभाव बहुत है वहाँ। हाँ, तो श्रीलंका की स्थिति आज की मौजूदा स्थिति में कितने करीब भारत के है, क्योंकि वहाँ की सरकारें भी ऐसा लगती थी चीन के प्रभाव में एंटी इंडिया स्टांस को लेकर आगे बढ़ रही थी। आज की स्थिति क्या है? देखिए, श्रीलंका में भी एक जो समस्या ये रही कि पड़ोसी अब देश भारत, और वो उनसे बहुत बड़ा है। तो बड़े देश, बड़े पड़ोसी को आप बड़ा भाई मानकर उससे आपका कंपटीशन हो तो चलता है, और उससे आप ज़्यादा कुछ अपेक्षा करें तो भी चलता है, क्यों नहीं। लेकिन आप उससे इस हद तक ईर्ष्या करने लगें कि उसके दुश्मन के साथ हाथ मिलाने बैठ जाएं। अब नेपाल, पिछली जो कुछ सरकारें हैं श्रीलंका की, उन्होंने जिस तरह की, मैं कहूँगा, मूर्खताएं की, जैसे वहाँ एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, और कोलंबो का जो इलाका है एक स्पेशल, इन दो पर उन्होंने चीन सरकार को इन्हें विकसित करने को दिया। चीन भी ऐसे खेलता है, चीन देखता है कौन देश कमज़ोर है और उसकी कमज़ोरी कहाँ पर है। अगर उसके नेता भ्रष्ट हैं तो वो उनको रिश्वत देता है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही है तो वो उनको उधार देता है, या उनकी ज़रूरत है विकास की तो ऐसी शर्तों पर वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है कि वो उसके पैसे चुका ही नहीं पाए। और बाद में, जैसा श्रीलंका में उन्होंने किया, हम्बनटोटा एक बंदरगाह बना जिसके लिए कई अरब डॉलर उधार लिया श्रीलंका सरकार ने चीन से।
वो बिना समझे इतना बड़ा उधार ले लिया कि वो इसको चुका भी पाएंगे कि नहीं। ये चीन ने उनको बताया कि हम्बनटोटा एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बन जाएगा और यहाँ इतना व्यापार होगा, इतने दुनिया के जहाज़ आएंगे कि आप आराम से ये सारा उधार चुका लेंगे। अब वहाँ ये हालत है कि वहाँ कोई जहाज़ आता जाता नहीं है, तो वो एकदम से बिल्कुल सफ़ेद हाथी बना पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि उस उधार को चुकाने के लिए श्रीलंका सरकार के पास ब्याज भी नहीं, सर्विस चार्जेस के पैसे नहीं। एंड में क्या हुआ, चीन ने कहा कि ठीक है नहीं है तो आओ हमें ये 99 साल के लिए लिखकर हमें दे दो। यही जो कोलंबो का जो पोर्ट है उसके साथ भी वही हुआ। नतीजा ये है कि इन इलाकों में अगर किसी श्रीलंका के नागरिक को जाना हो, ये श्रीलंका के इलाके हैं, उन्हें चीन से वीज़ा लेना पड़ता है। वहाँ पासपोर्ट जो है उस इलाके का चीनी पासपोर्ट चलता है एंट्री के लिए। इतनी शर्मनाक हालत हो जाए तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये तो बाद में श्रीलंका सरकार ने जब देखा कि इतना खतरा आ गया, फिर उनकी अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर होगी कि पेट्रोल के पैसे नहीं, मतलब सरकार के पास, हाँ मतलब जो हमारा भोजन इतना महंगा हो रहा है, सब चीज़ें हो गई, बुरा हाल हो गया, सरकार जनता खड़ी हो गई डंडा लेकर और तख्ता पलटने की नौबत आ गई। तब चीन सरकार ने नहीं उनकी मदद की, तब भारत ने मदद की। भारत ने उनको बड़ी सस्ती शर्तों पर उधार दिया, सहायता दी मुफ्त वाली, और वो वहाँ की सरकार भी बच गई और वहाँ की अर्थव्यवस्था भी बच गई। श्रीलंका थोड़े से पटरी पर है, उसको ये समझ में आ गया कि भारत के साथ पंगा लेने, उसके साथ ईर्ष्या करने या उसको नीचा दिखाने के लिए अगर हम चीन का हाथ थामेंगे तो चीन हमें ले डूबेगा उस हाथ को पकड़कर। उनको समझ में आ रहा है। यही हालत जो है मालदीव की हुई है। वहाँ के मुइज़ू जो राष्ट्रपति नए इलेक्शन में अभी भी जीते हैं, वो तो आए थे भारत विरोध पर जीतकर, मानो उनका नारा यही था भारत विरोध, भारतीयों को बाहर करो, इंडिया आउट। अब ये नारा लगाकर, एक छोटा सा द्वीप है और छोटे जो इलाके होते हैं वहाँ की एक खासियत होती है कि वहाँ का कोई भी लीडर अच्छा हो या खराब हो, वो बहुत जल्दी न सिर्फ जनता को प्रभावित कर सकता है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सोच को भी प्रभावित कर सकता है। जो बड़े देश हैं, भारत जैसा देश है, अगर उसमें एक इलाके में कुछ जैसे खालिस्तान का मूवमेंट है, अगर कुछ चलाने की कोशिश करेंगे तो छोटे कुछ लोगों पर प्रभाव होगा, एक छोटे से हिस्से पर होगा प्रभाव, बाकी पर नहीं होगा, और बाद में वो बिल्कुल वो इर्रेलेवेंट हो जाएगा, अपनी मौत मर जाएगा। ये होता है, छोटे देशों में नहीं होता। ये छोटे देशों में जहर का एक बूंद डालिए वो पूरे में फैल जाती है। तो इस वक्त मालदीव उस दौर से गुजर रहा है कि जहाँ उसके एक नेता का जो पागलपन है, मूर्खता जो है उसकी, मुइज़ू की, कि उसको भारत विरोध के से वो इतना अंधा हो गया कि वो चीन को अपने यहाँ लाकर उसने बैठा दिया है। उसको मालूम नहीं है कि दोनों देशों का इतिहास क्या है। भारत कहीं जाता है दूसरे देश में, मदद करता है तो मदद करके आराम से वापस आता है। चीन जहाँ जाता है वहाँ जमकर बैठ जाता है। तो ये हो रहा है वहाँ। पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में का इस वक्त ये हाल है कि उनके पास अपने पुराने उधार चुकाने, सर्विस चार्जेस देने के भी पैसे नहीं हैं। अब वो उधार चुकाने के लिए सर्विस चार्जेस जिनसे उधार लिया हुआ है उसके लिए उधार मांग रहा है। तो और उस चक्कर में वहाँ पर जो हालात को बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। लेकिन अब बांग्लादेश पे आते हैं। इतने उदाहरण होने के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश में भी भारत विरोधी जो सेंटिमेंट्स है उसका उभार इस इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान दिखाया गया, और जो एक दो बयान, एक तरह की भाषा इस तरह की लगती है कि जिन्होंने नई इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, तो वहाँ पर वो किस तरह की चुनौती अभी हो सकता है? जैसे आपने शुरुआत की थी कि सौभाग्य से इकलौता ऐसा देश था, यहाँ तक कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे उसमें भारत से भी मजबूत इंडिकेटर्स बांग्लादेश के दिखाई देते थे। तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के लिए तो
ये एक रसातल में जाने वाली स्थिति है, लेकिन भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज? देखिए, भारत के लिए जो असली चैलेंज है बांग्लादेश में वो ये है कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ एक भारत विरोधी राजनीतिक पार्टी का राज होने जा रहा है, मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी। पार्टियां तो हर देश में हैं, कोई सबका अपना अपना नज़रिया है। एक पार्टी भारत विरोधी हो सकती है, दूसरी पार्टी भारत समर्थक हो सकती है, लेकिन ये जो पार्टियां हैं वो कम से कम बांग्लादेश के लिए तो अपने देश के लिए तो अच्छी होती है ना। जो इस वक्त जो हो रहा है बांग्लादेश में वो उन पार्टियों की मर्जी से यूँ से है कि उनकी इनिशिएटिव पर नहीं हो रहा है। यानी जो वहाँ की पीछे चला गई, वहाँ की जो अवामी लीग के खिलाफ पार्टियां हैं, वो भले ही वहाँ की जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, जो बेगम जिया की खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो एक तरह से मोहरा बन चुकी हैं उन ताकतों का जिनका अपना एजेंडा है उस इलाके में। और दुर्भाग्य से वो ताकत वो एक नहीं है, वो एक देश नहीं है, उसमें चीन भी है, उसमें पाकिस्तान भी है, और यहाँ तक कि अमेरिका भी उसका हिस्सा है। वहाँ जो तख्ता पलट हुआ है उसमें अमेरिका की भूमिका दुर्भाग्य से बहुत बड़ी है, क्योंकि अमेरिका को इस इलाके में पांव जमाने के लिए उसको भारत से बहुत अच्छी दोस्ती थी, उतना काफ़ी था उसके लिए, लेकिन उसको भारत जैसे दोस्त से दोस्ती, जिसको ईमानदारी से कहा जाए, उसे भारत जैसा दोस्त नहीं चाहिए कि जो ताकतवर हो, जो अपने आप सोचता हो और अपने फैसले खुद कर सकता हो। उस अमेरिका को ऐसा कोई दोस्त नहीं चाहिए। आप देखिए दुनिया के इतिहास में अमेरिका रोज़ रोज़ बातें करता है डेमोक्रेसी की, लेकिन दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक सत्ताएं पलटी गई हैं और गलत तरीके से पलटी गई हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका ने पलटी है और अपनी दोस्त सरकारों को पलटा है उसने। और सबसे ज़्यादा तानाशाह सरकारें कायम करने में जिस देश की भूमिका रही है वो अमेरिका है। वो वही खेल बांग्लादेश में कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में उसको अपने लिए सैनिक अड्डे भी चाहिए। बांग्लादेश में उसको यहाँ तक कि चीन और भारत दोनों के खिलाफ काम करने वाली शक्तियाँ भी चाहिए उसको वहाँ पर। और उस कारण से अमेरिका जो है उसका हाथ बहुत बड़ा है वहाँ। पाकिस्तान का तो ऑब्वियस है, पाकिस्तान तो कभी रास ही नहीं आया ना उसको कि ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म हो जाए, बांग्लादेश बन जाए और वो भारत का दोस्त हो, तो उसके बर्दाश्त से बाहर है। तो पाकिस्तान की वो भूमिका है। चीन जो है उसका अपना एजेंडा है इस पूरे इलाके में। भारत को घेरने में जो बहुत बड़ी अड़चन उसके रास्ते में थी वो शेख हसीना की सरकार थी, जो भारत समर्थक थी। तो वो सरकार पलटी जाए, इसमें चीन का बहुत बड़ा हित है। तो अभी धीरे धीरे आप देखिए कि वहाँ आप देखिएगा कुछ महीने इंतज़ार कीजिए कि वहाँ बांग्लादेश में अपना एक नए किस्म का गृह युद्ध होना है, क्योंकि उसमें जो बांग्लादेश को प्यार करने वाले लोग हैं वो भले ही भारत विरोधी हों, भले ही जो अवामी लीग के विरोधी हों, लेकिन वो बांग्लादेश को प्यार करने वाले लोग हैं। जब पाकिस्तान का वहाँ दबदबा बढ़ता हुआ देखेंगे, वो अमेरिका की दखल देखेंगे, चीन की दखल देखेंगे, आप देखिए वहाँ पर आने वाले कुछ महीनों में एक नई उथल पुथल होगी जो बांग्लादेश को देखते हैं नए संकट में ले जाती है या कुछ बदलाव होता है। भारत को भी बैठ कर देखना चाहिए भारत को, हाँ बिल्कुल, ये किस करवट बैठेगा ऊँट। सर, भूटान एक देश है जिसके बारे में जनरल परसेप्शन तो ये लगता है कि वहाँ पर चीन का दखल अभी उतना ज़्यादा नहीं है और वो कम से कम एक मजबूत स्तंभ दिखाई देता है भारत के पक्ष में। क्या वहाँ पर भी कुछ खुरचने की कोशिश चाइना कर रहा है? वहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, भूटान वाकई ही एक ऐसा स्तंभ है जो लगातार भारत के लिए एक उम्मीद का और शक्ति का संबल रहा है। उसके कई कारण हैं।
जो सबसे बड़ा कारण ये है कि भूटान और भारत की अपनी जो एक वो रिश्ता है कि भूटान के जो सैनिक सुरक्षा है वो उसकी जिम्मेदारी काफ़ी हद तक भारत के पास रही है। और का एक ज़माने में तो जो भूटान के कूटनीतिक जो संबंध जितने थे वो भारत की मदद से ही चलते रहे हैं। लेकिन जहाँ तक चीन की बात है, चीन अपना पूरा जोर लगा रहा है कि वो भूटान का जो भारत के साथ रिश्ता है उसको कमज़ोर कर दे। और उस सिलसिले में जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि चीन सरकार ने पिछले कुछ साल से भूटान के साथ नए सीमा विवाद शुरू कर दिए हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि भूटान और चीन का रिश्ता ठीक वैसा ही रहा जब भारत और चीन का था कि सदियों से कभी भी भूटान का बॉर्डर चीन के साथ था ही नहीं। भूटान का बॉर्डर सदियों से तिब्बत के साथ रहा। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है इसलिए वो भूटान के बॉर्डर पर भी आ गया। अब चीन सरकार क्या कर रही है, उसकी ये नीति होती है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं वो उनको एक तो अस्थिर रखो, कमज़ोर करो और वो उनकी वल्नरेबिलिटी को, उनकी कमज़ोर हालत को देखते हुए ऐसा मौका तलाश करो कि आप अपनी शर्तों पर उसके साथ कुछ समझौता कर सकें। इसी तरीके से उसने 13 देशों के साथ पड़ोसी जो हैं वो सीमा विवाद सुलझा लिया है। सिर्फ भूटान और भारत के साथ उसने जानबूझ के नहीं सुलझाया क्योंकि वो वेट कर रहा है कि इतने कमज़ोर हो जाएं कि अपनी मर्जी से करा सके। तो अभी भूटान पर जो चीन ने नई नीति बनाई है वो भूटान के कम से कम 4 इलाकों में उसके जो उसका हिस्सा है, जो उसके क्षेत्र है, उनको अपना बता रहा है। और अपना इसी आधार पर बता रहा है कि वो तो तिब्बत का हिस्सा थे। यानी एक तो वो जो मशहूर जो हम विवाद सुनते आ रहे हैं डोलाम, जिसको चीनी डोकलाम कहते हैं, वो इलाका है जो भारत चीनी डोकलाम कहते हैं, वैसे डोलाम नाम, और हम भी डोकलाम ही बोलते हैं। हम भी डोकलाम बोलते हैं। नहीं, हमारी तो आदत है ना, हम वो जो अमृतसर के पास जो सीमा है हम उसको वाघा बॉर्डर बोलते हैं। वो वाघा पाकिस्तान का नाम है, इधर अटारी है। हम उसको अटारी बॉर्डर कहते ही नहीं। ये तो हमारी मानसिकता में है, अब इस पर क्या कहा जाए। खैर, इस लेवल की महीनता नहीं है भारत में अभी। हाँ, वो मिसिंग है, यही फेल्योर है। वो एक नेशनल जिसको कहें कि अवेयरनेस है, उसमें से मिसिंग है वो। मतलब अभी भी आप सिनो इंडियन रिलेशंस कहते हैं, ये कभी हुआ है? आप वैसे तो कहेंगे इंडो यूएस रिलेशंस, इंडो जर्मन रिलेशंस, है ना, इंडो ब्रिटिश रिलेशंस, लेकिन चीन का आते ही सिनो इंडियन रिलेशन हो जाता है, वो पहले आ जाता है। ये हमारे दिमाग की कहीं प्रोग्रामिंग है जो सड़ी हुई है। हम कभी अपनी, जिसको कहते हैं ना, अपने स्व को, अपने आप को हम पहचानने से इनकार कर देते हैं और चीन का नाम आते ही हम ऐसे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। भूटान के साथ जो इस वक्त संकट चल रहा है कि चीन ने उसके 4 इलाकों में पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। पहला तो है ये डोलाम, उसको डोकलाम कहते हैं, वो कि ये हमें, ये हिस्सा हमारा हमें दे दो। और कहाँ दे दो? वो हिस्सा जहाँ पर भारत और बांग्लादेश और तिब्बत की सीमा मिलती है, चिकन नेक जिसको चिकन नेक कहते हैं। और ये चिकन नेक कोई चीन का पहला हमला नहीं है, पहला वो कोशिश नहीं है। अगर आपको याद हो, नक्सलवाड़ी किसे कहते हैं? जिनको याद है कि ये जो माओवादी आंदोलन है ओरिजिनली नक्सलाइट आंदोलन है, नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ था। और वो नक्सलबाड़ी जो ही आप नक्शे पर देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि डोकलाम का मीनिंग क्या है। ये वही पॉइंट है, ये वो पॉइंट है। नक्सलबाड़ी भारत के कम्युनिस्टों ने नक्सलबाड़ी से ये आंदोलन चीन की शह पर इसलिए शुरू किया था
कि वो पॉइंट है जहाँ पर भारत, शेष भारत और ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं वो नक्सलबाड़ी से जुड़ती हैं, और वो हार्डली 24 किलोमीटर चौड़ी एक वो बेल्ट है जिसको चिकन नेक कहते हैं, कि उस गर्दन को दबा दीजिए और चिकन मर जाएगा। वो भारत का रिश्ता जो है 8 जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वो वहाँ से जुड़ा हुआ है। नक्सलबाड़ी आंदोलन इसीलिए शुरू किया था चीन ने 1960 वाले दशक में, 1962 की लड़ाई के तुरंत बाद, ताकि भारत के उन राज्यों को भारत से काटा जा सके। आज भी वही हो रहा है। थोड़ा सा मैं हट रहा हूँ ये भूटान वाले मामले से, कि पशुपतिनाथ से लेकर और तिरुपति तक जो नक्सलाइट्स ने अपना पूरी, जिसको नक्सल कॉरिडोर कहते हैं, ये कोई बिना कारण के वहाँ नहीं है। वो इसीलिए है कि वहाँ नक्सल प्रभाव इतना बढ़ जाए कम्युनिस्टों का, मार्क्सवादी लेनिनिस्टों का, कि जिस दिन चीन हमला करे भारत की उन स्टेट्स पर कब्जा करने के लिए, तो ये पूरी बेल्ट भारत के खिलाफ बगावत कर दे, भारत की पुलिस, भारत की सेना उधर जा ना पाए और चीन कब्जा कर ले उस पर। ये नक्सलवादियों का, मार्क्सवादियों का, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का ये डिज़ाइन है जो हमें समझना होगा। हम समझते हैं, हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो दिमाग से एकदम खोखले हैं, सोशल क्रांति है, वो क्रांति कहते हैं उसको। वो ये मानते हैं कि ये तो गरीबी है उस इलाके में इसलिए हो रहा है। अरे गरीबी सिर्फ आंध्र प्रदेश में है क्या? गरीबी सिर्फ झारखंड में है क्या? गरीबी क्या सिर्फ वेस्ट बंगाल में है क्या? गरीबी राजस्थान में भी है, गरीबी हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। लेकिन आपको पशुपति से लेकर तिरुपति तक ये गद्दारों का जो मूवमेंट है, आंदोलन है, नक्सलवादी माओवादी आंदोलन, आपने वहाँ करना है, ताकि अल्टीमेटली आपको चीन का खेल खेलना है। आपको याद है ये जो 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 आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, जिसमें वो शर्जील इमाम, जो उसने जो बात कही थी, जिसकी वजह से वो जल गया, कि भारत के मुसलमानों आओ इकट्ठे 5 लाख, हम उस चिकन नेक पर जाएं, उस जगह जाएं और वहाँ उसको दबा दें ताकि वो राज्य मुक्त हो जाए। ये तो वो उस जो षड्यंत्र था चीन सरकार का, और जो ये आंदोलन था, इसका क्या नाम था, जो ओखला वाला इलाका, बाग, शाहीन बाग के आंदोलन के पीछे असली कहानी तो मुस्लिम समाज को जागृत करने की थी। उसका एक एजेंडा ये था, और उस एजेंडे का एक उनके ही मूर्ख सदस्य ने भंडाफोड़ बहुत पहले कर दिया, और तभी उसको अरेस्ट किया गया। और भारत सरकार जागरूक हो गई कि इस आंदोलन शाहीन बाग का लेना देना क्या है 8 जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों से। तब समझ में आया कि लिंक है। जो ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं वो उस शाहीन बाग आंदोलन को शह दे रही थी, और उसमें ये खिलाड़ी लगे हुए थे जिसने भंडाफोड़ कर दिया अपनी गलती से। खैर, आते हैं डोलम में चीन सरकार दबाव डाल रही है भूटान पर कि ये हमारा इलाका है। फिर एक और इलाका नॉर्थ में, वो है जाकरलोंग, जो उत्तरी जो भूटान है उसका है। उसी से थोड़ा ईस्ट की तरफ एक और इलाका है, वो है पासमलोंग। इन दोनों इलाकों पर चीन कह रही है ये हमारे इलाके हैं, ये हम लेंगे। और चौथा इलाका तो सुनकर हंसी आएगी कि चीन सरकार कह रही है वहाँ साक्तेंग एक इलाका है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की, जो कहीं तिब्बत की सीमा से नहीं लगती, जो भारत के इधर भीतर आकर अरुणाचल से लगती है। वहाँ से नेपाल तिब्बत का बॉर्डर भी बहुत दूर है। वो कह रहे हैं ये भी हमारा है। ये तो ऐसे ही जैसे कि भारत और पाकिस्तान अगर आपस में बहस कर रहे हों, तो जाकर सिंध के किसी हिस्से को भारत के ये हमारा है, या पाकिस्तान कहे कि ये चंडीगढ़ हमारा है। मतलब बॉर्डर मिलता नहीं है, लेकिन आप दावा करें। चीन उसको कह रहा है, साक्तेंग के लिए यही कह रहा है।
और फिर उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि देखो ऐसा है, हम ना अपना दावा छोड़ देंगे इन पर, तुम ये जो डोकलाम वाला है ये गलती था। ये हमें चाहिए। और क्यों चाहिए? आप उसकी लोकेशन देखिए कि जो ही चीनी सेना का वहाँ कब्जा होता है तो वो जो चिकन नेक है वो उनके कब्जे में आ जाए। इसीलिए भारत की सेना ने जो मजबूती दिखाई, जो 70 दिन से ज़्यादा टकराव चला, भारत की सेना ने चीन की सेना को 1 इंच नहीं बढ़ने दिया हुआ, इसीलिए क्योंकि भारत की सुरक्षा पर सवाल था। तो अब भूटान पर जो है चीन सरकार दबाव बना रही है और उसको ब्लैकमेल इस तरह से कर रही है, 4 इलाकों पर कब्जा अपना जता रही है और फिर उसको कह रही है कि ठीक है, हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि हम 3 जगह छोड़ देंगे और तुम डोकलाम में हमें ये हमारा हिस्सा मान लो। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है और अपनी जो सॉवरेंटी है भूटान की, उस पर तो है ही है। तो ये एक संकट जो है ये भूटान का है, जिसमें भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है। निश्चित तौर पर ये चाहे वो पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, ये इसमें कहीं ना कहीं एक पक्ष जुड़ता दिखाई देता है, वो चीन का पक्ष। आज इस पार्ट में हम अब तक ये बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि चीन और चीन के साथ जुड़ता है तिब्बत को लेकर तिब्बत सेंट्रिक क्या जियो स्ट्रेटेजी है, भारत किस स्थिति में है और यूएस उसमें एक बड़ा प्लेयर बनने वाला है, वो कैसे बनेगा। अपने इस कार्यक्रम के अगले पार्ट में हम उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार।